हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने इंग्लिश के एबीटीएस सोल्व के सीरीज को लेकर चल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश का करा दीजिए। और एक सब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा है वो है इकोनॉमिक्स का। तो मैं इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इंग्लिश पहले हमें करा देना ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में ज़रूर करा दूंगा आप लोग का। जनवरी के लास्ट तक आप लोग का 12 क्लास का एबीटीए का इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हिंदी भी सोल्व हो जाएगा। थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से थोड़ा सा मेरा स्पीड जो है स्लो हो गया है, और साथ साथ ड्यूटी भी तो करना है। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे ही तो काम करके ही तो मेरा रोजी रोटी नहीं चलेगा। मैं कल लाइव आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को सपोर्ट किया, और जैसा कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप 20 लाइक्स पूरा करते हैं तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए कल लाइव आऊँगा। मैंने कल मैं आया था 9:30 बजे के आसपास, तो आज भी मैं 9:30 बजे लाइव आऊँगा, क्योंकि उन्होंने 25 लाइक को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको मैं लगातार एबीटीएस सोल्व कराऊं, तो आप लोग लाइक वीडियो को करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करिए। और यह जो वीडियो है ना, बहुत सारे जो इसके पहले वाला मैं वीडियो डाला था तो उसमें सिर्फ मैं इंग्लिश में ही छोड़ दी। मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया था, हिंदी में बोला भी नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप प्लीज़ जो इंग्लिश का एबीटीएस सोल्व करा रहे हैं तो उसका थोड़ा हिंदी भी बतला दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश के साथ साथ उसके हिंदी मतलब को भी, मीनिंग को भी मैं बता दिया हूं, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा है WB क्लास 12 WB क्लास 12 इंग्लिश एबीटीएस सोल्व 2025। ठीक है, और डायरेक्ट एबीटीएस से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये पेज 29 को मैंने सोल्व किया हूँ, और इसके पहले 16 नंबर जो पेज है उसको ऑलरेडी मैं सोल्व कर दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ कि आप लोग कैसे आसान से आसान तरीके से आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन सिंपल डाउन टू अर्थ। तो तमिल भाषा में इसका हिंदी भी देख लीजिए कि अब्दुल कलाम के पिता जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को साधारण और सीधे सपाट तरीके से समझाते थे। तो तमिल भाषा में, ठीक है। द गर्ल इन द आइज हैव इट लव्ड मच द प्लेस, तो मसूरी। ठीक है, इसका आंसर है। तो द आइज हैव इट में लड़की को सबसे ज़्यादा पसंद था, तो मसूरी एक जगह का नाम है, हमारे भारत में ही है। द हर्मिट लिव्ड इन ए, तो इन ए हट इन ए वुड्स, यानी सन्यासी रहते थे तो जंगल में एक झोपड़ी में। आगे, द लास्ट वर्ड ऑटर्ड बाय रोजर वाज, तो थैंक यू इसका आंसर है। यानी रोजर द्वारा बोला गया आखिरी शब्द था, तो धन्यवाद बोला था रोजर ने। अब पोएट्री में आप लोग देख लीजिए, पोएट्री में क्या है। पहला क्वेश्चंस, बीइंग टायर्ड द ग्रास होपर रेस्ट्स बीनिथ, यानी थक जाने पर टिड्डा आराम करता था। तो ये कहाँ आराम करता था? सुखद खरपतवार के नीचे, यानी प्लीजेंट वीड। आगे, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज, तो वाइट एंड वेट, यानी पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा है तो सफ़ेद और गीला। द सोल्जर हैज रेड होल्स इन हिज साइड्स आर, तो 2 होल्स होता है, यानी सैनिक के शरीर के किनारों पर लाल छेद है तो 2 है। ठीक है। डेथ हैज नो कंट्रोल ओवर हिज पोएट्री, यानी मृत्यु का नियंत्रण नहीं है तो उसकी कविता पर, कवि के पोएम पर। आगे ड्रामा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है। चुबुको सेड दैट लोमोज यंगर आंट हैड रन अवे विथ, तो एन आर्किटेक्ट, यानी चुबुको ने कहा कि लोमो की छोटी चाची भाग गई थी, तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। ठीक है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन हियर द स्पीकर इज, तो चुबुको है, यानी मैं सबसे दुखी इंसान हूँ
यहाँ वक्ता है तो चुबुको। आगे, द वर्ड ऑफ ऑक्शन मीडोज टू नतालिया इज, तो 300 रूबल्स, यानी ऑक्शन मीडोज की कीमत नतालिया के लिए थी तो 300 रूबल्स। ठीक है। लोमोज डॉग हैड गॉन, तो लैम, यानी लोमो का कुत्ता हो गया था तो लंगड़ा हो गया था वो। अब ऐसे क्यों आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसे लर्न करिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके आपको ये वीडियो मैं बनाता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है एक एक सेट को सोल्व करने में। व्हेन वाज द सेंट्रल हाउस ऑफ APJ अब्दुल कलाम built, यानी द सेंट्रल हाउस ऑफ APJ अब्दुल कलाम वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी APJ अब्दुल कलाम का पैतृक घर कब बनाया गया था, तो APJ अब्दुल कलाम का पैतृक घर 19वीं सदी के मध्य में बना था। आगे, हाउ वुड कलाम्स फादर सेंटिफाई वाटर, यानी कलाम्स फादर वुड डिप हिज फिंगर टिप्स इन बाउल्स ऑफ वाटर एंड से ए स्मॉल प्रेयर टू सेंटिफाई इट, यानी इसका हिंदी देख लीजिए आप लोग कि कलाम के पिता पानी को पवित्र कैसे करते थे। तो कलाम के पिता पानी के कटोरे में अपनी अंगुलियों को डुबोते थे और छोटी सी प्रार्थना करते थे। ठीक है। वेयर वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट गोइंग। और आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग APJ अब्दुल कलाम को किस और एक नाम से जानते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो टॉप 3 कमेंट आएगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस जरूर करूँगा। ठीक है, तो देख लीजिए, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट वाज गोइंग टू देहरा एंड देन टू मैनसूरी, यानी द हिंदी इसका क्या है, द आइज हैव इट कहानी का कथाकार कहाँ जा रहा था, तो द आइज हैव इट कहानी का कथाकार देहरादून और फिर मैनसूरी जा रहा था। हाउ डिड द नरेटर नो द गर्ल और स्लीपर्स, यानी द नरेटर नो द गर्ल और स्लीपर्स फ्रॉम द साउंड ऑफ हर फुट स्टेप्स, यानी कथाकार को कैसे पता चला कि लड़की ने चप्पल पहन रखी थी, तो कथाकार को लड़की के कदमों की आवाज़ से पता चला कि उसने चप्पल पहन रखी थी। व्हाट फूड वाज ऑफर्ड टू रोजर बाय मिसेज जॉन्स, यानी देखिए आंसर कि मिसेज जॉन्स ऑफर्ड रोजर, क्या क्या ऑफर उनको किया था, तो एक तो उसको मिला था लीमा, बीन्स, हैम, चोकोज एंड ए पीस ऑफ केक फॉर डिनर, यानी रोजर को मिसेज जॉन्स ने क्या भोजन दिया था, तो मिसेज जॉन ने रोजर को लीमा, बीन्स, हैम, कोको और केक का टुकड़ा दिया था। व्हाट कुड रोजर हियर इन द अदर रूमर्स डूइंग, यानी रोजर कुड हियर अदर पीपल लाफिंग, टॉकिंग एंड मूविंग इन द हाउस, यानी रोजर दूसरे किराएदारों को क्या करते हुए सुन रहा था, तो रोजर अन्य लोगों को घर में हंसते, बात करते और चलते हुए सुन सकता था। आगे, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन आस्क फॉर आफ्टर रीगेनिंग कॉन्शियसनेस, यानी आफ्टर रीगेनिंग कॉन्शियसनेस द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक, होश में आने के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने क्या मांगा था, तो होश में आने के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने पानी पीने के लिए मांगा था। ठीक है। व्हाट वाज द हर्मिट फेमस फॉर, द हर्मिट वाज फेमस फॉर हिज विजडम, यानी सन्यासी किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो सन्यासी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम शैल आई कंपेयर दीज टू ए समर्स डे, यानी विलियम शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ द पोएम शैल आई कंपेयर दी होगा सॉरी टू ए समर्स डे। ठीक है, इसका हिंदी देख लीजिए कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कविता का कवि कौन है, तो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे कविता के कवि विलियम शेक्सपियर है। व्हाट मंथ डज द पोएट मेंशन इन सोनेट 18, तो कौन सा मंथ ऐड हुआ था, द पोएट मेंशंस द मंथ्स ऑफ मे इन सोनेट 18,
कवि ने सोनेट 18 में किस महीने का उल्लेख किया है? तो कवि ने सोनेट 18 में मई महीने का उल्लेख किया है। What form of sonnet in the poetry of earth? यानी the poetry of earth is a पेट्रार्कन सोनेट है। यानी द पोएट्री ऑफ अर्थ कविता किस प्रकार की सोनेट है? तो पोएट्री ऑफ अर्थ कविता पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है। व्हाट डज द पोएट सेलिब्रेट इन द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ? द पोएट जॉन कीट्स सेलिब्रेट्स द म्यूजिक ऑफ नेचर इन द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ। यानी द पोएट्री ऑफ अर्थ कविता में कवि क्या उत्सव मनाता है? तो द पोएट्री ऑफ अर्थ कविता में कवि जॉन कीट्स प्रकृति के संगीत का उत्सव मनाता है। व्हाई डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री? यानी इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री बिकॉज इट इज डीपली रूटेड एंड रिमूविंग इट कंप्लीटली इन ए डिफिकल्ट टास्क। यानी एक पेड़ को मारने में इतना समय क्यों लगता है? तो एक पेड़ को मारने में इतना समय लगता है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती है और इसे पूरी तरह से हटाना कठिन काम है। When will the miniature box expand to their former size? यानी the miniature box will expand to their former size if they are not checked or controlled। यानी लघु शाखाएं अपने पूर्व आकार में कब फैलेंगी? तो लघु शाखाएं अपने पूर्व आकार में फैलेंगी अगर उन्हें रोका या नियंत्रित नहीं किया गया। हाउ इज द सोल्जर डिपिक्टेड इन द पोएम ए स्लीप इन द वैली? तो द सोल्जर इज डिपिक्टेड एज वेरी यंग एंड लेइंग विथ एन innocent smile. His head rests on a pillow made of fern. His feet are among the flowers and he sleeps peacefully in the sunlight। यानी ये स्लीप इन द वैली कविता में सैनिक को कैसे चित्रित किया गया है? तो स्लीप इन द वैली कविता में सैनिक को बहुत युवा और मासूम मुस्कान के साथ लेटा हुआ दिखाया गया है। उसका सिर फर्न से बने तकिए पर है, उसके पैर फूलों के बीच है और वह धूप में शांति से सो रहा है। Why does the poet say the humming insect don't disturb the soldier's rest? तो according to the poet, the humming insects don't disturb the soldier's rest because he is already dead। कवि क्यों कहता है कि गुनगुनाते कीड़े सैनिक की नींद को परेशान नहीं करते? तो ये क्यों कहता है ऐसा? कवि देखिए, कवि के अनुसार गुनगुनाते कीड़े सैनिक की नींद को परेशान नहीं करते क्योंकि वह पहले से ही मर चुका है। देखिए, सैनिक ही वह सबसे महान व्यक्ति होता है हमारे देश के लिए, जो हमारी देश की रक्षा करता है। वो तो खुद सरहद पर जगते हैं और हमें चैन से सोने का मौका देते हैं। तो हम अपने देश के जवानों को, सैनिकों को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सैनिक बने हैं। बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर कि वो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव रहा ये लास्ट क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।